गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सिखाएंगे टेंस के बारे में। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप टेंस सीखना चाहते हैं। तो टेंस का अर्थ है काल, और मैं इसके अंदर इंग्लिश भाषा का स्ट्रक्चर सिखाऊंगा कि इंग्लिश को किस तरीके से लिखा जाता है और किस तरीके से उसको बोला जाता है। और अगर आपने इंग्लिश सीखनी है आसान तरीके से, तो जो मैंने वीडियो के क्रम बनाए हैं, वीडियो 1, वीडियो 2, जो आपने देखी होगी अब तक, तो वर्ब्स हैं वो ज़रूरी हैं। अगर आप ये देख रहे हैं तो उससे पहले अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो नहीं देखी तो पहले उनको देखें। उनको देखने के बाद ही अगर आपने बाई चांस इस पे सीधा तीसरे नंबर पे आ गए हैं, वीडियो नंबर 3 पे आ गए हैं, तो आप पहले वीडियो नंबर 1 देखें और 2 देखें। इसी प्रकार से मैं वीडियो नंबर डाल के वीडियो बनाने वाला हूँ, तो सभी वीडियो को क्रम से देखें। चलिए, तो आज हम कॉन्टिन्यूस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, और जिसको हमने सीखना है इंग्लिश, तो इसके अंदर एक डिफरेंस है, उसको सीख लेते हैं, देखते हैं। राम एक पत्र लिख रहा है। तो इस वाक्य के अंदर कार्य को करने वाला राम है। राम के स्थान पे मैं हो सकता हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आप हो सकते हैं, तुम एक पत्र लिख रहे हो, वह एक पत्र लिख रही है, राधा एक पत्र लिख रही है, कृष्ण एक पत्र लिख रहा है, यूनिस एक पर्सन लिख रहा है। कुछ भी आप करने वाला, काम के करने वाले को कर्ता कहते हैं, और कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट को हम एस लिखेंगे। तो जहाँ पर भी आपको एस मिले तो समझे वो सब्जेक्ट है। फिर ये कर क्या रहा है? ये लिख रहा है। लिखना, लिखूँगा, लिखो, लिखता, लिखती, लिखते, तो ये क्रिया है इसकी। इसको इंग्लिश में वर्ब कहेंगे। वर्ब को हम वी लिखेंगे। और लिखने का असर जिस पर पड़ा, बीच में ये जो घुसा हुआ है, इसको कर्म कहते हैं। लिखने का फल हमें मिल गया, पत्थर बन गया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम कर्म कहते हैं और इसको ओ लिखेंगे। तो जो हिंदी का स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अगर आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ गई कि कहाँ पे रखनी है, तो आपको इंग्लिश आ जाती है। बिल्कुल इतनी सिंपल है जितनी मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब आपने इंग्लिश का क्या रहेगा, ये हिंदी का स्ट्रक्चर मिला हमें, जो हिंदी का वाक्य था। अब इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या रहता है वो मैंने सिखाना है कि इनको चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो। इसको यहाँ उठा दो, इसको यहाँ रख दो। यानी पहले सब्जेक्ट वही रहेगा, फिर आपकी वर्ब आ जाएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर रहेगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर जब टेंसेस बदलेंगे तो छोटी मोटी जो पहचान है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं जिन्हें, वो घुस जाएंगी। वही हमने आपको सिखाना है। ये तो सिंपल सी चीज़ समझ में आ गई। तो इसका मतलब वर्ब हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कर ली। वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 वो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद क्या रहेगा आपका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के लगता है कर्ता ने, तो जिसके ने लग जाए, जैसे वह या उसने। तो ये 6-7 सब्जेक्ट मेन होते हैं। ही, सी पहले हम एक वचन के ही कर लेते हैं, इनने। वी, यू, दे और एक आई। इन चीज़ों को, इनको समझना ज़रूरी है। ही माने वह, ये पुल्लिंग होता है, पुरुष के लिए आता है, नर के लिए आता है। सी माने वह, स्त्रीलिंग होता है। नेम माने कोई भी एक नाम हो। तो ये सिंगुलर में आते हैं, एक वचन में आते हैं। जैसे बॉय आ गया आपका एक वचन में आएगा, गर्ल आ गई आपकी एक वचन में आएगी। तो कोई चीज़ जो एक है, तो ऐसे सब्जेक्ट ये एक है, क्योंकि इंग्लिश का स्ट्रक्चर चलता है एक वचन और बहुवचन में। हिंदी में तो पता नहीं क्या क्या चलता है। हिंदी में तो स्त्रीलिंग और भी चलता है। वह पकाती है, वह पकाता है। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। ही और सी हो जाएगा, सबके लिए वर्ब वही रहेगी। ये आपके प्लूरल होते हैं। वी माने हम, ज़्यादा होते हैं। यू माने तुम, ये हमेशा ही ज़्यादा माना जाता है, प्लूरल का नियम ही लगेगा। दे माने वे, तो वह का प्लूरल होता है वे। और आई माने मैं। ये आपका दल बदलू है। ये कभी एक वचन में मिलेगा,
कभी बहुवचन में मिलेगा, कभी अलग से मिलेगा। ये भी बहुत आसान सी चीज़ है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, चलेगा। सब्जेक्ट हमारे समझ में आ गया, वर्ब हमने करा दी। अब हम स्ट्रक्चर को समझते हैं, जो अब मेन चीज़ आने वाली है कि प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म मांगता है, जिसका मतलब है होता है। पास्ट जिसका मतलब था हो, वो सेकंड फॉर्म मांगेगा। फ्यूचर गा जो मांगेगा शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब इनका एक लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया कॉन्टिन्यूस, कि ऐसे कार्य जो चल रहे होते हैं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसे कार्य जो चल रहे होते हैं उनको हम कॉन्टिन्यूस में मानते हैं। तो ये मांगता है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब आपका टेंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और एक चीज़ और बता देता हूँ, परफेक्ट। परफेक्ट जो कार्य पूर्ण हो गया हो, चुका या लिया। आपने जैसे 2 वीडियो देख ली हैं, आप कहेंगे हमने 2 वीडियो देख ली हैं, तो देख ली हैं या देख चुके हैं, तो कार्य पूर्ण हो गया हो, तो ये मांगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वीडियो समझ में नहीं आई तो इसको बैक कर करके बार बार समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपको किसी भी टेंस का और कुछ भी नियम हमने याद नहीं करना, सिर्फ ये चीज़ सीखनी है कि प्रेजेंट है फर्स्ट फॉर्म, पास्ट था सेकंड फॉर्म, फ्यूचर गा शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस माने रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहता है एनजी, और परफेक्ट के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसमें कार्य पूर्ण हो गया। अब हम इसको समझेंगे आसानी से। पहले हम कॉन्टिन्यूस को समझेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस माने रहा, प्रेजेंट माने है। तो इंग्लिश का हमारा स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर समझा था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये लिख लो आप इसको बस। तो इसके अंदर कौन से वाक्य आते हैं? ऐसे वाक्य जिनके अंदर काम चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। तो प्रेजेंट मांगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कंटिन्यूस मांगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर ये दोनों नियम इसके अंदर आ जाते हैं तो हमारा नियम क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट है पहली फॉर्म, नाम के साथ ही देखिए पहली फॉर्म है तो इज़, एम, आर, ये हमारी पहली फॉर्म होती है। कॉन्टिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, आपका नियम पूरा हो गया। प्रेजेंट पहली फॉर्म इज एम आर लगा दी, कॉन्टिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने वो लगा दी। तो ये जो प्रेजेंट है ये हेल्पिंग वर्ब लेगा, कॉन्टिन्यूस है ये मेन वर्ब लेगा। तो जो पहला नाम है वो हेल्पिंग वर्ब के नाम रहेगा, दूसरा नाम है वो मेन वर्ब रहेगी। ये ध्यान रखना कि पहला नाम हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेगा, लास्ट वाला नाम हमेशा मेन वर्ब लेगा। अगर इसी के स्थान पे पास्ट हो जाता, पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो पास्ट माने था, कॉन्टिन्यूस माने रहा था, तो ये कौन सी फॉर्म मांगेगा? सेकंड फॉर्म मांगेगा। तो इज एम आर की सेकंड फॉर्म हमारी हो जाएगी वाज वर, ठीक है। अगर ये हो जाता फ्यूचर कंटिन्यूस, जिसकी हिंदी हो जाती कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, कर रहा हूँगा, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, तो उसके अंदर क्या होगा? फ्यूचर का मतलब सब्जेक्ट ऐसा ही रहेगा, इसका भी इसका भी। फ्यूचर का मतलब शैल और विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और कंटिन्यूस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। मैंने पहले ही बताया कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब लेगा, ये मेन। तो शैल विल, शैल या विल प्लस बी, बी बी फर्स्ट फॉर्म बताया मैंने, और फिर आपने लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये आपका टेंस ये भी क्लियर हो गया। इससे क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि कॉन्टिन्यूस के टेंस में हेल्पिंग वर्ब बी की चलती है। तो बी हेल्पिंग वर्ब होती है यहाँ पे, तो पहली फॉर्म होती है इसकी बी खुद और इज एम आर, बी या इज एम आर, ये फर्स्ट फॉर्म होगी। इनकी सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन, जिसकी हमें आवश्यकता यहाँ पे नहीं रही। तो यहाँ पे हमने शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म बी का प्रयोग किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर फर्स्ट फॉर्म इसका किया, पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर सेकंड फॉर्म इसका किया। तो अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं कि
एक बार फिर समझते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम न रहे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रहे है, रही हो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के होते हैं। है आ गया तो प्रेजेंट, रहा आ गया तो कॉन्टिन्यूस। स्ट्रक्चर रहेगा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट पहली फॉर्म इज एम आर। कॉन्टिन्यूस टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब बी की चलेंगी, बी की हेल्पिंग वर्ब चलेंगी, बी की हेल्पिंग वर्ब चलेंगी कॉन्टिन्यूस टेंस में, ये याद रखना। परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव की फॉर्म चलती है जो आगे बताएंगे। ये प्रेजेंट के लिए आ गया, कॉन्टिन्यूस के लिए आ गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, राम एक पतंग उड़ा रहा है। राम सब्जेक्ट होता है, स्टार्टिंग में लिख लीजिएगा इसका। अब ये स्ट्रक्चर पकड़ना, आपने भूल जाइए इसमें क्या है। राम सब्जेक्ट उतर गया हमारा, फिर इज एम आर में से लगाएंगे, तो राम के साथ लगाएंगे इज। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जी, वर्ब क्या है, उड़ाना, उड़ाने के होते फ्लाई, फ्लाई, फिर लगा दिया हमने आई एन जी, फ्लाइंग। फिर क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, एक पतंग, ए काइट। राम इज फ्लाइंग ए काइट। अब ये देखिए कि एक वचन है, एक वचन होते ही, सी और नेम। ये अगर सब्जेक्ट आपके ही है, सी है या कोई नेम है, जैसे राम एक नेम है, तो यहाँ पे हम छोटी चीज़ लगाएंगे इज। और ज़्यादा होते हैं हम, तुम हमेशा प्लूरल होता है, दे, बॉयज़, या यहाँ पे बॉय, तो ज़्यादा हो गया तो इज का प्लूरल रहेगा आर, तो इनके साथ आपका आर रहेगा और आई के साथ रहेगा एम। तो ये सीखना ज़रूरी है कि इज कहाँ पे लगेगा, क्योंकि तीनों में से एक लगना, या तो इज लगेगा या एम लगेगा या आर लगेगा। तो ज़्यादा होंगे तो आर लगेगा, कम होंगे तो इज लगेगा, आई है तो एम लगेगा। अब हम फिर इस वाक्य को देखते हैं। राजू भोजन पका रहा है। राजू सब्जेक्ट है, भोजन ऑब्जेक्ट है, पकाना वर्ब है। रहा है से हमें पता चला कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, रहा है तो कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट है, तो इसका नाम हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, पहली फॉर्म इज एम आर, फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर आप समझिए। सबसे पहले स्ट्रक्चर में कौन है, सब्जेक्ट राजू। फिर क्या है स्ट्रक्चर जो हमको सिखाया है, ये स्ट्रक्चर सीखना है आपने, ये इम्पोर्टेंट है। तो नाम था प्रेजेंट, तो पहली फॉर्म इज, एक है राजू, इज। फिर वर्ब क्या है, पकाना, कुक, इज एम आर में से एक लगाना, लगा दिया, फिर वर्ब आ गई हमारी कुक, फिर लगाना उसके आईएनजी, कुकिंग। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन था यहाँ पे, भोजन। राजू इज़ कुकिंग द फूड, हम भोजन पका रहे हैं, तो वी आर कुकिंग द फूड। यू हमेशा ही ज़्यादा बता, आर कुकिंग द फूड। दे आर कुकिंग द फूड। ही, सी, Ram he is cooking the food, she is cooking the food, Ram is cooking the food, Kern is cooking the food। ये आपका रहेगा। Boy is cooking the food। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। They are playing chess, में चेस खेल, दे सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर पूरा है, सेंटेंस आपका कोई गलत करने वाला है ही नहीं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वी आर बाइंग, बाई माने खरीदना, वी आर बाइंग टॉयज, हम टॉयज खरीद रहे हैं। नेगेटिव बनाना है तो नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 जो भी हेल्पिंग वर्ब है,
ये नियम है इंग्लिश का, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लग जाएगा। वी आर नॉट बाइंग टॉयज़, हम टॉयज़ नहीं खरीद रहे हैं। और इंटेरोगेटिव बनाना है आपका, प्रश्न पूछना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल दो, इंग्लिश में कुछ भी नया जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अब समझते हैं इसको। दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग, वे गीत गा रहे हैं। नेगेटिव, इसको बोलते हैं एफर्मेटिव। दे आर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। आर दे, आर स्टार्टिंग हो जाता, ए कैपिटल हो जाएगा, आर टी आपका स्मॉल रह जाएगा। आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वे गीत गा रहे हैं? साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाइए बाद में। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर रहा। पास्ट कंटिन्यूस का देखते हैं हम, जिसके अंदर रहा था आ जाए, वे गीत गा रहे थे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? पास्ट का मतलब सेकंड फॉर्म, तो जो इजेमार फर्स्ट फॉर्म रही उसकी सेकंड फॉर्म वाज पर हो जाएगी। इजेमार के स्थान पर वाज पर लग जाएंगे। तो एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर। वाज छोटा है, वर बड़ा है। और आई के साथ भी वहाँ पे एम लग रहा था, तो जहाँ पे इज और एम लग रहा था वहाँ पे लग गया हमारा वाज, और जहाँ पे आर लग रहा था वहाँ पे लग गया हमारा वर। अब इसको बनाते हैं। वे पुस्तक पढ़े, दे वर रीडिंग ए बुक। दे वर रीडिंग ए बुक। यहाँ चाहे ए बुक हो चाहे बुक्स हो, इससे हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। स्ट्रक्चर हमारा ये रहेगा कि सब्जेक्ट एक है या ज़्यादा। अब ये ज़्यादा था तो वर लग गया। आई वॉज रीडिंग बुक्स, वी वर रीडिंग बुक्स, शी वॉज रीडिंग बुक्स, ही वॉज रीडिंग बुक्स, अब्दुल वाज रीडिंग बुक्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहता है। जैसे नेगेटिव्स में बताया कि इजेमार के बाद नोट है, तो यहाँ पे हमारा वाजवर के बाद नोट रहेगा। आई वाज नॉट रीडिंग बुक्स। इंटेरोगेटिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है इसको बाहर पहले बोलेंगे हम। वाज अब्दुल, ये बड़ा ही रहेगा नाम का, वाज अब्दुल। अब वर्ब को बाहर निकल, वाज अब्दुल रीडिंग ए बुक, रीडिंग बुक्स। तो वर दे रीडिंग बुक्स, क्या वो पुस्तक पढ़ रहे थे? इसके बाद इंटेरोगेटिव वर्ड्स आते हैं जो हम आने वाली अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने जा रही है। तो 18 मिनट की हो गई है, हम 2 मिनट में और इसको अब कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस माने रहा, फ्यूचर माने गा यानी होगा, रहा होगा, रहे होंगे। स्ट्रक्चर हमारा देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंग्लिश का स्ट्रक्चर ये रहता है। फ्यूचर का मतलब सेल या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये बी फर्स्ट फॉर्म हमारी लग गई है। सेल विल भी लगेगा, बी भी लगेगी। और कॉन्टिन्यूस का मतलब जो मेन वर्ब लेगा उसको साथ लग जाएगी आपकी आईएनजी। तो हमने ध्यान दिया कि कॉन्टिन्यूस के टेंस में बी की फॉर्म चली है। प्रेजेंट में बी की पहली फॉर्म होती है इजेमार, तो प्रेजेंट में हमारी इजेमार लगी, पास्ट में इसकी हमारी वाजवर लगी, और फ्यूचर में बी सेल विल के साथ पहली फॉर्म। सेल विल के साथ इजेमार नहीं लग सकता, तो सेल विल के साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी बी लगी है। तो ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब इसको वाक्य को देखते हैं। सब्जेक्ट रखिएगा, भाई मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, लिख रहा हूँगा। सब्जेक्ट में आई के साथ लगता है सेल। यहाँ पे फ्यूचर के अंदर सिंगुलर प्लूरल का नियम नहीं चलता। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी है, तो हम सेल लगाएंगे। शेष चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ही हो, सी हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, बॉय हो, बॉयज़ हो, कुछ भी हो, उन सभी के साथ आपका विल रहेगा। तो आई सेल, फिर क्या है इसके अंदर बी। ये स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है कि बी ज़रूर लगेगी, कई बी नहीं लगाते तो सीधी आईएनजी लगाते हैं, जो कि नहीं लगती। सेल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है, इसके सिवाय कुछ लग नहीं सकता। आई सेल बी राइटिंग अ बुक,
आई शैल बी राइटिंग ए बुक। नेगेटिव होएगा आई शैल नॉट। ये बताया था मैंने कि सब्जेक्ट के बाद जो भी हेल्पिंग हो उसके बाद नोट लिखे। इंटेरोगेटिव में शैल को बाहर निकालेंगे, शैल आई बी राइटिंग अ बुक। तो ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट में आप अपनी वीडियो में उसको हम कवर करेंगे। तो इसका एक बार बार करिएगा। समझ में नहीं आया तो इसको बैक करके सुनिएगा। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाने वाला मैं, तो अगली वीडियो में फिर हम कंटिन्यूस को ही कवर करेंगे ताकि आपको ये आसानी से क्लियर हो जाए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।